हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त सशिता एंड जैसे कि आज हमारा थर्सडे है तो आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का दिन होता है, तो आज हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। एंड जो मैंने बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक लिया है वो है हमारे पास CSF। आज हम CSF को टॉपिक लेने वाले हैं और उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हाँ, आपको सैंपल कलेक्शन कैसे करना है और नॉर्मल CSF क्या है, अब नॉर्मल CSF क्या है, क्या क्या सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जिनकी बायोकेम में पोस्टिंग लगी होगी उन्होंने देखा होगा कि बायोकेमिस्ट्री में CSF भी आता है। एंड जब मैंने आपको सैंपल स्पेसिमेन कलेक्शन कराया था उस टाइम पे मैंने आपको CSF भी बताया था जब हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़े थे। तो CSF का सिर्फ उस टाइम हमने कलेक्शन ही पढ़ा था कि हाँ, वो लंबर पंक्चर से हम उसको स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं L3 L4 से, बस उसमें उतना ही कराया था। लेकिन आज हम डिटेल में CSF करेंगे। तो सबसे पहले CSF क्या है? CSF को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड and it is contained in the cavity that surrounds the brain in the skull and the spinal cord in the spinal column। तो ये हमारे पास कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास ब्रेन की कैविटी है वहां पे प्रेजेंट होता है। ये ब्रेन को भी सराउंड करता है और स्पाइनल कॉलम को भी ये सराउंड करता है। तो ये हमारा CSF की प्रेजेंस है। उसके बाद हमारे पास CSF का क्या फंक्शन रहता है? CSF आपको इंजरी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। कोई भी आपको अगर कोई इंजरी हो रही है, हेड इंजरी हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करता है। एंड उसके लिए जो इफेक्ट लगता है प्रिवेंट करने के लिए उसको बोलते हैं हम कुशन्स इफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम टिश्यूज टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ब्लड स्ट्रीम। तो ऑब्वियसली कि ये सब्सटेंसेस के ट्रांसफर में भी हेल्प करेगा, टिश्यू से ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये हमारे पास दो मेन फंक्शंस रहते हैं CSF के। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें CSF क्यों एग्जामिन करना है, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको CSF सैंपल देना पड़ता है एंड उसकी एग्जामिनेशन हमें करनी होती है। तो अगर CSF एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो सबसे पहले हमारे पास है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इसमें मेनली हमारे पास दो तरह के इन्फेक्शन आते हैं। एक होता है आपके पास एनसेफेलाइटिस और दूसरा है माइलाइटिस। जो एनसेफेलाइटिस है वो ब्रेन का इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है और जो माइलाइटिस होता है वो आपका कॉर्ड के इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, कि स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलेंगे हम माइलाइटिस। किसी भी इन्फेक्टिव एजेंट ने आपके CNS को अटैक किया है या आपके मेनिंजेस को अटैक किया है, यानी कि जो ब्रेन मेम्ब्रेन्स होती हैं ब्रेन की और कॉर्ड की कवरिंग्स जो होती है, अगर उनपे कोई अटैक हुआ तो उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम CSF लेते हैं। एंड दो तरह के इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया, एनसेफेलाइटिस एंड माइलाइटिस। जो एनसेफेलाइटिस है वो ब्रेन के इन्फेक्शन से रिलेटेड है और जो माइलाइटिस है वो आपका कॉर्ड के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। जो सेकंड कंडीशन आती है हो सकती है अदर इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स। जैसे ट्यूमर होता है हमारे पास, तो ट्यूमर अगर किसी को ट्यूमर है और कोई कंडीशंस अगर हमें लग रही है सिम्टम्स देख के क्या उसको ट्यूमर हो सकता है, तो उस टाइम पे भी हम CSF का एग्जामिनेशन करते हैं। थर्ड है डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं उसमें आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो उसमें हमारे पास पैचेस की फॉर्मेशन होती है डीमाइलिनेशन की। और अब आप सोच रहे हो डीमाइलिनेशन क्या है? तो डीमाइलिनेशन क्या है? योर इम्यून सिस्टम अटैक्स द माइलिन शीथ and causes inflammation and injury to the sheath and then to the nerve fiber। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या करेगा? माइलिन शीथ पे अटैक करेगा, माइलिन शीथ पे कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब जैसे ही माइलिन शीथ पे अटैक हो गया तो उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी एंड आपके नर्व फाइबर्स जो है वो फर्दर जाके डैमेज हो जाएंगे। तो ये हुआ आपके पास डीमाइलिनेशन। तो जब इनके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं तो उस डिजीज को हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद आता है हमारे पास वस्कुलर डिजीजेस। एंड वस्कुलर डिजीजेज में हमारे पास आता है सब एरेक्नोइड हैमरेज। जब हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है CSF में, जब ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारे पास आता है वस्कुलर डिजीजेज में। नेक्स्ट इज, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कुछ कंडीशंस थी जब हमें CSF एग्जामिन करना पड़ता है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि आपका नॉर्मल CSF क्या है और एबनॉर्मल CSF में क्या डिफरेंस आता है। तो जो आपका नॉर्मल CSF है उसकी डेली सिक्रेशन रहेगी आपके पास 750 ml। जो नॉर्मल CSF होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है एंड इसमें कोई भी कोगुलम नहीं होता है जब हम उसके साथ कोई वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं। मतलब व्हेन इट्स केप्ट फॉर स्टैंडिंग देयर इज नो कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ये है कि उसमें कोई क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो CSF में जनरली कोई क्लॉट नहीं बनता है। एंड जो सेल कंटेंट होता है हमारे पास उसका जो रेंज है वो है 0 to 4 into 10⁻⁶ पर लीटर एज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की फॉर्म में ये इसका रेफरेंस रेंज होता है नॉर्मल CSF में।
एंड आपके पास ये तो सिर्फ सेल कंटेंट की रेफरेंस रेंज है। आपके पास एक पूरा चार्ट दिया हुआ है सीएसएफ वाले टॉपिक में, रंजना चावला में। आपको पूरी उनकी रेफरेंस रेंज पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज कितना होता है, प्रोटीन्स की कितनी रेफरेंस रेंज होती है। तो सीएसएफ के सारे कंस्टिट्यूएंट्स भी आपको याद करने होते हैं, क्लोराइड कितना है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है। मैं उसका फोटो लगा दूंगी पीडीएफ में, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। बात कर लेते हैं एबनॉर्मल सीएसएफ। नॉर्मल सीएसएफ में हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इसमें हमारे पास जो चेंजेस वो कलर को लेके है, सेल कंटेंट को लेके है, आयनिक कंपोजिशन है, टर्बिडिटी है, कोगुला को लेके है। तो कलर हमारा जो नॉर्मल सीएसएफ का वो क्या था, क्लियर अनकलर ऐसा। लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो उसमें ब्लड होगा, ठीक है। आपका हेमोरेजिक सैंपल होगा, उसमें ब्लड प्रेजेंस ऑफ ब्लड होगी। एंड नॉर्मली आपका जो सीएसएफ है उसमें ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होती है, जैसे कि आपके पास ट्रॉमा हो जाता है। जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे अगर ट्रॉमा हो जाए तो उस टाइम पे भी आपका ब्लड आ सकता है आपके सैंपल में। तो वो कुछ एक एक्सेप्शन है। बाकी अगर हम सेल कंटेंट्स की बात करें तो अगर सेल कंटेंट्स किस किस डिजीज में इंक्रीज करेंगे, किस किस डिजीज में डिक्रीज करेंगे, और कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे किस इन्फेक्शन के टाइम में। जैसे आपके पास है एक्यूट मेनिंजाइटिस। जो एक्यूट मेनिंजाइटिस है उसमें आपके पास इंक्रीज हो जाएगा लिम्फोसाइट्स में। आपके लिम्फोसाइट्स जो है वो इंक्रीज करेंगे एक्यूट मेनिंजाइटिस में। सेकेंड है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होगा, पॉलीमॉर्फ्स आ जाएंगे, ठीक है। जो वायरल मेनिंजाइटिस है के लिम्फोसिटिक सेल्स ज्यादा दिखेंगे। जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस में आपके या तो मोनोन्यूक्लियर सेल ज्यादा दिखेंगे या फिर लिम्फोसाइट्स दिखेंगे। ये दो सेल्स में आता है। ये सेल्स जो है आपको दिखना स्टार्ट होंगे अगर आपका इनमें से कुछ भी इन्फेक्शन है, तो ये सेल कंटेंट आपके पास रहेगा। उसके बाद अगर बात करें आयनिक कंपोजिशन की, तो आयनिक कंपोजिशन में ग्लूकोज तो रहता ही है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम एंड कैल्शियम, ये सारे आपके पास आयन्स रहते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो 60% ऑफ सीरम होता है। ग्लूकोज की जो वैल्यू होगी दैट इज 60% ऑफ द सीरम। एंड जो आपके पास NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है, और जो मैग्नीशियम है, या तो वो सेम होंगे या तो वो सीरम लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होंगे। एंड बात करें अगर मैं पोटाशियम एंड कैल्शियम की अगर बात करी जाए तो वो लोअर दैन सीरम होगा। अगर इन वैल्यूज में से कोई भी वेरिएशन आती है, मतलब कि जो मैंने आपको कंडीशंस दी, अगर इनमें से कुछ वेरिएट कर रहा है, इट मीन्स की इन्फेक्शन है। ये थोड़ा आपका नॉर्मल वैल्यूज इसमें बताई गई है। आयनिक कॉम्पोजिशन आपको जो नॉर्मली होगी, एंड एबनॉर्मली क्या हो जाएगा, एबनॉर्मली आपकी जो ये जो वैल्यूज होंगी वो यहां से फ्लक्चुएट कर जाएंगी। टर्बिडिटी, अगर सीएसएफ में टर्बिडिटी शो हो रही है, इट मीन्स कि हमारे सीएसएफ में पॉलीमॉर्फ ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए उसमें टर्बिडिटी आ रही है। एंड टर्बिडिटी आने के लिए आपको कितने पॉलीमॉर्फ्स सीएसएफ में होंगे, मतलब कि ऐसा कौन सा रेफरेंस रेंज है पॉलीमॉर्फ्स का कि आपके सीएसएफ में टर्बिडिटी आएगी, तो वो है 400 to 500 पॉलीमॉर्फ्स 10⁵ पर लीटर। अगर इतने अमाउंट में पॉलीमॉर्फ्स प्रेजेंट है तो सीएसएफ में टर्बिडिटी आएगी ही आएगी। अगला है कोगुला। कोगुला मैंने आपको बताया कि हाँ क्लॉट फॉर्मेशन, तो क्लॉट फॉर्मेशन क्यों होता है अगर फिब्रिनोजन प्रेजेंट है, एंड आइडियली सीएसएफ में फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ये प्रोटीन आपकी प्रेजेंट है सीएसएफ में, इट मींस कि जो ब्लड बैरियर है वो डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए हमारा जो सीएसएफ है वो क्लॉट कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन की। स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या रहता है सीएसएफ की, तो स्पेसिमेन कलेक्शन हमारा लंबर पंक्चर से ही होता है। 3rd या 4th वर्टिब्रे पे हम पंक्चर करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, देखो, lumbar puncture between 3rd and 4th lumbar vertebrae into the subarachnoid space with the patient lying in the lateral position and the fluid allowed to flow automatically। तो पेशेंट आपका लेटरल पोजीशन में होगा। जैसे वो लेटरल पोजीशन में होगा, जैसे आप पंक्चर करोगे तो जो फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली ही आपके पास बाहर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बेवल ऑफ द नीडल शुड बी पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। आपके जो नीडल है वो लॉन्ग एक्सिस के बिल्कुल एकदम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। होल प्रोसीजर इज डन अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस। First few drops of CSF are discarded and the rest of the fluid is collected in the sterile container। जब CSF कलेक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे फर्स्ट फ्यू ड्रॉप्स हमें डिस्कार्ड करनी होती है, लेकिन उसके बाद हमने सैंपल को कलेक्ट करना होता है स्टेराइल कंटेनर में। एंड जो CSF होता है उसको 3 हमारे पास कंटेनर्स में फिल किया जाता है, 3 ट्यूब्स में फिल किया जाता है। जो पहला आपके पास होता है उसमें हमें फ्यू ड्रॉप्स ही चाहिए होती है फॉर बैक्टीरियल डिटेक्शन के लिए। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको जो सैंपल देना है उसमें कुछ फ्यू ड्रॉप्स हमें एक कंटेनर में देनी होती है। सेकंड हमारा बायोकेमिकल टेस्ट आता है जो हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। बायोकेमिकल टेस्ट इसमें ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, प्रोटीन डिटर्मिनेशन करेंगे। ये भी सेल काउंट के लिए और प्रोटीन क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए आपका 3rd सैंपल रहता है, ठीक है। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बैक्टीरियल कल्चर, ग्रेटर पार्ट फॉर बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में CSF चाहिए होगा। एंड 2 ml इन 3rd ट्यूब फॉर सेल काउंट एंड क्वालिटेटिव प्रोटीन टेस्ट।
तो ये था स्पेसिमेन कलेक्शन। अब हमें कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करने होंगे, जो प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रिकॉशन यही है कि CSF मस्ट बी एग्जामिन्ड इमीडिएटली विद इन 1 आवर। आपको विद इन 1 आवर ही CSF को जो है वो रन करना होता है सैंपल को, और उसको एग्जामिन करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो जो CSF होता है वो अगर उसमें काफी बैक्टीरिया, कुछ भी हमारे पास इतना कुछ इन्फेक्टिव एजेंट्स उसमें प्रेजेंट है, अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो एकदम से रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा अगर हमने सैंपल जो है वो डिले कर दिया। ठीक है, उसमें लाइसिस हो सकता है, सैंपल का लाइसिस हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा आ सकती है। तो हमें जो सैंपल को है विद इन 1 आवर मैक्सिमम करना चाहिए, मिनिमम 0.5 यानी कि हाफ आवर के अंदर अंदर तो हमें कर ही लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा ही डिले हो रहा है तो विद इन 1 आवर करना चाहिए, 1 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, जैसे हम सोचते हैं कि हम सैंपल स्टोर कर लेते हैं, तो CSF के केस में ऐसा नहीं होता है। CSF को हम रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं। अब जैसे अगर हमें बैक्टीरियल डिटेक्शन करना है तो बैक्टीरियल में हम क्या करते हैं, निजेरिया स्पीशी को डिटेक्ट करते हैं CSF में। अगर हम निजेरिया देखते हैं, और जो निजेरिया होता है वो हमारा क्या करता है, निजेरिया जो है कोल्ड कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड वो डाई कर जाता है, तो आपको बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। इसलिए सेकंड पॉइंट यही है कि CSF शुड नेवर बी रेफ्रिजरेटेड। एंड थर्ड है should be handled carefully as they may contain variant organisms. Use pipettes and discard them properly. अब जो CSF होता है वो हाईली इन्फेक्शियस है, उसमें काफी वायलेंट एजेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो उसके साथ डील कर रहा है उसको काफी बिल्कुल केयरफुली उसको हैंडल करना है एंड पिपेट्स का यूज करना है। ठीक है, पिपेट्स को यूज करो एंड उन पिपेट्स को उसी टाइम पर डिस्कार्ड कर दो, उनको ऐसे ही एक्सपोज नहीं रखना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको फॉलो करने हैं एंड ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, PDF आपको मिल जाएगा, इसका लिंक PDF का जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद से भी बुक में स्टडी करो। ठीक है, रंजना चावला को देखो, मैंने भी वहीं से नोट्स बनाए थे और थोड़ा बहुत नेट से भी लिया था। तो आप जो है नेट को खुद से भी एक सर्च कर सकते हो, बुक को खुद से पढ़ के देखो। ठीक है, सो यही था जो आपको अभी इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए और आपको जो पता होना चाहिए। तो ये आपका रहता है CSF को लेके। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, मैंने आपको कल भी बताया था कि घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है तो थोड़ा शोर आ रहा होगा, लेकिन आई थिंक मेरी वॉइस ऑडिबल है एंड आप प्लीज उसको इग्नोर करना। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है एंड कल हमारा पैथोलॉजी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, आई विल डू रिप्लाई। और नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।